नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए देखेंगे हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आने वाले एग्जाम को लेकर काफी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही हम लोग उस पर विश्लेषण करेंगे ताकि आप लोग आने वाले एग्जामों को लेकर अच्छी तरीके से तोड़ फोड़ सके। और हम लोग देखेंगे सबसे पहले जोश, फिर देखेंगे आज क्या रहा महत्वपूर्ण आज के दिन में, फिर देखेंगे हम लोग अपने एग्जामों को लेकर इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम लोग रफ्तार में जो भी आज का करंट अफेयर है उसको लेके आए हैं। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं आज का क्या रहा जोश। सबसे पहले जोश भरी लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी शुरुआत को। देखते हैं क्या रहा जोश। देखिए, असफलता एक चुनौती है। सबको पता है असफलता की चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन सबको त्याग देना, चाहे जो हो जाए, और सफलता को हासिल करके ही लेना है। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले आज के विशेष, आज का दिन को लेके क्या विशेष रहा उसको हम लोग देखेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। देखते हैं आज क्या रहा। आज 4 मार्च है और 4 मार्च को मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे आज 4 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम की बात किया जाए तो विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण आज के थीम का रखा गया है। थीम ध्यान में रखिएगा क्योंकि वनडे एग्जामों में खासकर थीम ज्यादा पूछा जाता है, या फिर थीम याद रखे तो अच्छी बात है। विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण इस बार की थीम रखा गया है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का इतिहास के विषय में थोड़ा सा देख लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 को की गई थी। इसके बाद 4 मार्च के दिन यानी साल 1972 में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखिएगा कि 4 मार्च के दिन अर्थात 1972 में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस साल अर्थात 1972 की बात कर रहा है, पूरे हफ्ते राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। इसी दिन को राष्ट्र की सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सालगिरह के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मानव स्वास्थ्य सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने की काम करता है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन किसको लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा जारी किया जाता है। तो ये किया जाता है मानव स्वास्थ्य सुरक्षा को लेके, सड़क सुरक्षा को लेके, पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लेके राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो आज का इंपॉर्टेंट आज के दिन को लेके यही था। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। तो आज का बैटिंग हम लोग यहां से करते हैं। पहले क्वेश्चन में, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन ने अपना पहला वैज्ञानिक डेटा जारी किया है। देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन अपना पहला वैज्ञानिक डेटा जारी किया। तो देखते हैं कौन सा रहा है। चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 याद है कब छोड़ा गया था? 2023 में छोड़ा गया था। किसके द्वारा छोड़ा गया था? LV-M3 M4 के द्वारा छोड़ा गया था। यह हम लोग चंद्रमा पे उतरने वाले, चंद्रमा के दक्षिण पोल पे उतरने वाले विश्व का पहला राष्ट्र बने थे। और हैं, पहला राष्ट्र हम ही लोग हैं जो कि चंद्रमा पे दक्षिण ध्रुव पे उतरे हैं। तो हम लोग का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर चंद्रमा के धरती पे सॉफ्ट लैंडिंग किया था। तो देख, तो ये एकदम नहीं हो जाएगा क्योंकि ये पूछ रहा है पहला वैज्ञानिक डेटा जारी किया है आदित्य L1, गगनयान, मंगलयान 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य L1। आदित्य L1 वही है जो सूर्य के डाटा को जारी कर रहा है, सूर्य पे भेजा गया। आदित्य मतलब संस्कृत शब्द, उसका मतलब ये होता है कि सूर्य, और ये सूर्य को डाटा के जारी के लिए L1 भेजा गया। L1 का मतलब है लैंग्वेज पॉइंट 1, अर्थात जहां पे पृथ्वी और सूर्य का ग्रेविटी संतुलन हो। संतुलन कहने का मतलब है कि जहां पे सबसे कम जो है सो ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, जिससे कि सैटेलाइट को घूमने में, रोटेशन करने में सबसे कम फ्यूल की जरूरत हो। कम से कम फ्यूल में आराम से घूमते रहे, क्योंकि ग्रेविटेशन तो है नहीं, तो फ्यूल आराम से थोड़ा सा मोशन आया घूमते रह रहा है। इसको लेके L1 पे भेजा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य L1। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। वर्तमान में अपनी स्वीकृत 4
2.5 स्क्वाड्रनों की क्षमता के मुकाबले कितने लड़ाकू स्क्वाड्रनों के साथ काम कर रहे हैं। देखते हैं ये स्क्वाड्रन क्या जानते हैं। स्क्वाड्रन वो होता है बोल सकते हैं एक समूह अर्थात सैन्य बलों की एक टुकड़ी बोल सकते हैं, जिसमें सैनिक या विमान मुख्यतः शामिल होते हैं। सैनिक या विमान मुख्यतः शामिल करने का मतलब है कि कोई मतलब मान लीजिए एक दल में जो 50 सैनिक है या फिर 50 फाइटर जेट है, इसको जो है हम लोग टुकड़ी बोलते हैं। वैसे नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन मान के चलते कि एग्जाम्पल के थ्रू कि इतना होता है। तो लड़ाकू स्क्वाड्रन की साथ काम कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या काम कर रहे हैं। 28, 31, 35, 40। देखिए पूछ क्या रहा है कि स्वीकृत है कितना। देखिए एयरफोर्स की बात कर रहा है, एयरफोर्स में स्वीकृत है 42.5 स्क्वाड्रन के, लेकिन है कितना, तो है अभी 31 है मात्र, और होना कितना चाहिए 42.5। तो बहुत अभी कम है। इसको लेके जो है सो डिमांड किया जा रहा है एयरफोर्स के द्वारा कि हमें स्क्वाड्रन के साथ लड़ाकू विमान मिलने चाहिए, अर्थात फाइटर जेट मिलने चाहिए। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में सतत विकास के लिए शहर से शहर सहयोग हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शुरू किया है। देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर क्या बोला जा रहा है। तो बोलने का तात्पर्य है कि शहर से शहर सहयोग हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शुरू किया। ध्यान में रखिए ये अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की बात कर रहा है कि कौन सा शुरू किया गया। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में कौन सा शुरू किया गया। क्लाइमेट रेजिलियंस फोरम, सिटीज कोएलिएशन फॉर सेकुलरिटीज, अर्बन सस्टेनेबिलिटी अलायंस, स्मार्ट सिटीज ग्लोबल पार्टनरशिप। देखिए क्लाइमेट रेजिलियंस तो पहले ही 31 हो जाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। देखिए अर्बन की बात कर रहा है, देखिए सिटीज कोएलिएशन फॉर सेकुलरिटीज की बात कर रहा है, और अर्बन सस्टेनेबिलिटीज अलायंस की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिटीज कोएलिएशन फॉर सर्कुलरिटीज, इसलिए क्योंकि ये पूछ रहा है शहर से शहर। तो शहर से शहर अर्थात सिटीज बात कर रहा है, तो सिटीज की बात किया रहा है, तो ऑप्शन बी में ही सिटीज की केवल चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिटीज कोएलिएशन फॉर सेकुलरिटी। नेक्स्ट, इसको C3 भी शॉर्टकट में बोल सकते हैं। किस देश ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए अपना पहला ऑस्कर जीता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो इसलिए क्योंकि ये पहली बार हुआ है। किसके द्वारा हुआ है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए अपना पहला ऑस्कर जीता है। कौन सा देश पहली बार ऑस्कर जीता है। ब्राजील, मैक्सिको, स्पेन, दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील के द्वारा पहली बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में गंगेटिक डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है। गंगा डॉल्फिन की बात किया जाए, थोड़ा सा डॉल्फिन के समझ लेते हैं। डॉल्फिन एक स्तनधारी प्राणी है जिसकी आंखें नहीं होती है, और वो सबसे तेज जीवों में माना जाता है। वही डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात किया जाए, गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात की जाए तो वो पटना में बनाया गया है। वहीं डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात किया जाए, जो भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य, वो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में बनाया गया है। वहीं डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में पहला राजकीय मान्यता उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। तो यानी राष्ट्रीय जलीय जीव तो है ही गंगा डॉल्फिन, लेकिन राजकीय जलीय जीव की विषय में बात किया तो उत्तर प्रदेश ने भी मान्यता दी है, और नेशनल जलीय जीव भी गंगा डॉल्फिन है। हम देखते हैं कि आखिर अनुमानित संख्या कितनी है। 4320, 5875, 6327, 7412। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6327 गंगा डॉल्फिन अभी अनुमान के हिसाब से देखा गया, और सबसे ज्यादा डॉल्फिन बिहार में ही पाया जाता है, ये ऐसा बताया गया डेटा में। नेक्स्ट, पिछले 5 वर्षों में भारत के किस देश को निर्यात में देखिए पिछले 5 वर्षों में भारत के किस देश को निर्यात में
66% वृद्धि हुई है, यानी 66% की वृद्धि की बात कर रहा है। देखते हैं, जो इसकी वैश्विक निर्यात वृद्धि दर से लगभग दोगुना है। मतलब जो वैश्विक निर्यात करते हैं उससे लगभग कितना है, 2 टाइम्स गुना है। तो देखते हैं कौन से देश की बात कर रहे हैं, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया को जो है सो हम लोग दोगुने निर्यात की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस देश को निर्यात में 66% वृद्धि हुई है, तो है ऑस्ट्रेलिया में को लेके 66% वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट, भारत के आयकर विधेयक 2025 ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को किस रूप में वर्गीकृत किया है। देखिए, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेके बात कर रहा है। देखें हैं क्या रहा है, मुद्रा, वस्तु, प्रतिभूति, पूंजीगत संपत्ति। इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन डी, पूंजीगत संपत्ति को लेके बात कर रहा है, अर्थात कैपिटल एसेट्स को लेके बात किया जा रहा है। देखिए, भारत के आयकर विधेयक की बात कर रहा है। आयकर विधेयक 2025 ने वर्चुअल अर्थात डिजिटल की बात कर रहा है, डिजिटल एसेट्स को किस रूप में वर्गीकृत किया। तो डिजिटल एसेट्स को तो हम लोग फिजिकल में ही बदलेगा, फिजिकल में तो करेंसी में तो नहीं बदला, अर्थात मुद्रा में नहीं बदला गया है, इसको बदला गया है पूंजीगत संपत्ति यानी कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स समझते हैं ना, थोड़ा सा जान लीजिए। कैपिटल एसेट्स का मतलब हो गया कोई भी पूंजी का निर्माण करना, अर्थात कोई गोल्ड आप ले लिए या कोई बिल्डिंग बना लिए, कोई कार ले लिए, इस टाइप से कुछ भी आप इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि आपको कैपिटल में उपलब्ध हो, अर्थात फिजिकली बोल सकते हैं, नॉर्मली वो आपके साथ हो, तो उसको कैपिटल एसेट्स बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूंजीगत संपत्ति। नेक्स्ट, नासा का एस्फेरिक्स टेलीस्कोप जो लॉन्च के लिए तैयार है, किसका अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। देख लेते हैं कि नासा का एस्फेरिक्स टेलीस्कोप को लेकर बोला जा रहा है जो लॉन्च के लिए तैयार है। लॉन्च हुआ नहीं है, लॉन्च के लिए तैयार ही है। किसका अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखते हैं किसको अध्ययन करने की बात कहा जा रहा है। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, एकदम नहीं। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सेंस ऑप्शन बी, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार। बिग बैंग तो आप लोग पढ़े ही होंगे बिग बैंग थ्योरी के विषय में। अब सोच रहे हैं क्या ब्रह्मांड भी विस्तार करता है, जिसको लेकर चर्चा है क्या। जी बिल्कुल, ऐसा ब्रह्मांड भी विस्तार करता है, इसी को लेकर तो टेलीस्कोप भेजा जा रहा है। और ब्रह्मांड जो विस्तार कर रहा है, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से पता चलता है कि ब्रह्मांड कैसे विस्तार करता है। तो देखते हैं कि ब्रह्मांड और हम लोग का जो आकाशगंगा है, जो मिल्की वे, इसके बगल वाली आकाशगंगा की बात किया जाए, कौन सा, तो देवयानी है। और दोनों एक दूसरे पे कैसे भाग रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को कैसे दूर जा रहे हैं। मान लीजिए ये हम लोग का आकाशगंगा और पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी है, ये इस तरफ और ये इस तरफ कैसे एक दूसरे को दूर जा रहे हैं, इसी के बारे को लेके बोला जा रहा है कि ये मिशन बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के विस्तार को लेके बताएगा। कौन सा मिशन, तो नासा का एस्फेरिक्स टेलीस्कोप जो है सो लॉन्च होगा, वो बताएगा, इसी को लेके भेजा जा रहा है। नेक्स्ट, आदित्य L1 मिशन वर्तमान में किस कक्षा में अपनी तीसरी क्रांति में है। आदित्य L1 के विषय में तो हम लोगों ने अभी जस्ट आपको चर्चा किया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को बना चुके होंगे। भूस्थिर कक्षा, निम्न पृथ्वी कक्षा, L1 के चारों ओर हेलो कक्षा, ध्रुवीय कक्षा। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, L1 के चारों ओर हेलो कक्षा को लेके बात किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में राजस्थान के किन पवित्र वनों की सांस्कृतिक महत्ता को मान्यता दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के एक पवित्र वन है जिसको लेकर सांस्कृतिक महत्व को मान्यता दी है। तो देखते हैं कौन सी वन को लेकर चर्चा की गई है। देवराई, ओरनस, सोला, देवदार वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओरनस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ के संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्ता रखते हुए ओरनस वन को संरक्षित किया जाए। राजस्थान में ये स्पेशली पाया जाता है। नेक्स्ट, एक हालिया देखिए हालिया सर्वेक्षण के अनुसार
भारतीय नदियों में गंगेटिक डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? अच्छा, क्वेश्चन का रिपीट हो गया क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना उसी 6327 जो है सो डॉल्फिन अभी पूरे भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में सतत विकास के लिए सिटीज कोएलिएशन फॉर सेकुलरिटी अर्थात C3 को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? हम देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि सतत विकास के लिए सिटीज कोएलिएशन फॉर सेकुलरिटी अर्थात C3 को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? तो हमने आपको इसको लेके अभी जस्ट चर्चा किया, इसको हम देख लेते हैं क्या है। यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र, बहुराष्ट्रीय गठबंधन, ब्रिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुराष्ट्रीय गठबंधन के द्वारा सिटीज कोएलिएशन फॉर सेकुलरिटी को सहयोग से, मतलब बहुराष्ट्रीय गठबंधन के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कूटनीतिक पहुंच मुख्य रूप से किसके माध्यम से संचालित होती है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी समझते हैं ना, वही माओ जेडुंग वाली बात कर रहा है, जो माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, उसी को लेकर बात कर रहा है कि किसके माध्यम से संचालित होती है। तो देखते हैं किसके माध्यम से संचालित होती है। देखते होंगे कि चीनी कम्युनिस्ट से ही प्रेरणा लेके अभी म्यांमार में तख्ता पलट किया गया कुछ दिन पहले, और म्यांमार में जो सो अभी माओवादी शासन चालू है। हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। विदेश मंत्रालय, एकदम नहीं, विदेश मंत्रालय का अर्थात हो गया कि द्विपक्षीय वार्ता। ये एकदम संभव नहीं है कि ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कूटनीतिक सहयोग हो हम लोग के साथ, अभी एकदम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग, राज्य परिषद, सूचना आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन कर किस आधार पर भेदभाव से सुरक्षा देने की सिफारिश की है? अनुच्छेद 15 की बात कर रहा है, अर्थात 14 से 18 हम लोग का है समानता का अधिकार, और ये भाग 3 में है। भाग 3 1 से 4, फिर 5 से 11 और 12 से 35, बिल्कुल ये भाग 3 में है जो आर्टिकल 15 की बात कर रहा है। तो देखते हैं, देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन किस आधार के भेदभाव सुरक्षा देने की सिफारिश के लिए? अर्थात सुप्रीम कोर्ट संशोधन करवाना चाहती है संविधान में आर्टिकल 15 में कि किस चीज के लिए संविधान संशोधन करवाना चाहती है। तो देख लेते हैं। धर्म को लेके, एकदम नहीं। दिव्यांगता, लैंगिक पहचान, आर्थिक स्थिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिव्यांगता को लेके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बोला गया है कि अनुच्छेद 15 में तो अपडेट किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें लिंग, जाति भेदभाव के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो उसमें अब पहले दिव्यांगता नहीं था, तो अब उसको शामिल किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना, जो कि बिल्कुल सही भी है कि दिव्यांगता के साथ क्यों भेदभाव किया जाए, जबकि उसके पास आर्टिकल 15 बिल्कुल संरक्षण देने के लिए तैयार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिव्यांगता। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के दूसरे हवाई अड्डे के लिए किस स्थान को चुना है? दूसरे के लिए चुना है, तो पहला कहाँ पे था? तो पहला चेन्नई में था, उसको शॉर्ट में MAA बोल सकते हैं, अर्थात हिंदी में मद्रास एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के दूसरे हवाई अड्डे के लिए किस स्थान को चुना है? देखते हैं किस स्थान पे जो दूसरा हवाई अड्डा चेन्नई में अर्थात तमिलनाडु में बनने जा रहा है। श्री पेरम्बुटूर, मीनाम्बक्कम, परंदूर, कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परंदूर में जो है सो तमिलनाडु का दूसरा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। आज का क्वेश्चन वहीं तक था, लेकिन हम लोग आज देखेंगे एकदम विशेष क्वेश्चन, एकदम रफ्तार वाली क्वेश्चन जो आने वाले एग्जामों के लिए आपको फायदेमंद होता है। रफ्तार सीरीज हम लोग देखते हैं क्या रहा है। रफ्तार को लेके बोला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी
को आधिकारिक अमेरिकी भाषा घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका में अब जो है सो अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के तौर पे घोषित कर दिया गया है। झारखंड में 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए का अबुआ बजट पेश किया। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिए कि अबुआ बजट कौन पेश किया, तो झारखंड सरकार पेश किया। वो कितना का पेश किया है, 1.45 लाख करोड़ रुपए का पेश किया गया है। RFC और IRCTC को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया है, तो RFC और IRCTC को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। मनन मिश्रा को लगातार 7वीं बार BCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनन मिश्रा को लगातार 7वीं बार की बात कर रहा, अर्थात वो कंटिन्यूसली 7वीं बार जो है BCI के अध्यक्ष के रूप में चुन जा चुके हैं। फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट मिशन जो मिशन 1 चंद्रमा पर उतरा है। ध्यान रखिएगा कि फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट मिशन 1 चंद्रमा पर उतर चुका है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पक्षी की प्रजाति दर्ज की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि ग्रेट बैकयार्ड की बात कर रहा है। जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार, यानी एक संस्था है, कौन संस्था है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार भारत के पश्चिम बंगाल में, भारत के कहाँ, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पक्षी की प्रजातियां दर्ज की गई है। जय शाह ने FIL 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार जीत चुके हैं। कौन सा पुरस्कार जीते हैं, तो IFL 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार जीते हैं। कौन जीते हैं, तो जय शाह जीते हैं। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का बिहार बजट पेश किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा कि उप मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी है, जो कि वित्त मंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी है। इन्होंने 3,17,000 करोड़ रुपए का बिहार बजट पेश किया। ये ध्यान रखिएगा, ये अंतरिम बजट था, अंतरिम बजट अर्थात क्योंकि अब बिहार में चुनाव होने को इसको लेकर अंतरिम बजट पेश किया गया है। बिहार राजकोषीय घाटा GSDP का 2.98% है, जो मानक के हिसाब 3% है, 3% तक घाटा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसके अंदर है। तो इस क्या है, GSDP का 2.98% रहा है। ये GSDP क्या है, आप तो समझते हैं, GDP समझते हैं ना, वही ये GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेंट्रल के लिए, और GSDP होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेट लेवल के लिए होता है, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये स्टेट के लिए बात कर रहा है कि 2.8% घाटा रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन काफी बेहतरीन लगा होगा, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।